So hello students, welcome to ophthalmology at home and we will continue our discussion with the thyroid gland. तो अब तक हमने थायराइड की एनाटॉमी के बारे में पढ़ा कि थायराइड ग्लैंड जो है वो एक बाइलोब्ड ग्लैंड है which lies in the deeper part of the neck and so on. फिर हमने थायराइड की एम्ब्रियोलॉजी के बारे में भी पढ़ा है और हिस्टोलॉजी के बारे में भी पढ़ा है. सो टुडे वी विल डिस्कस के थायराइड ग्लैंड का फंक्शन या फिजियोलॉजी क्या है. सो व्हाट इज द फंक्शन या फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड. वेल, थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स सिक्रीट करता है जिनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं थायराइड हार्मोन्स. और ये थायराइड हार्मोन्स में हमारे पास आते हैं T3 एंड T4, राइट. T3 एंड T4. तो T3 का मतलब है ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 का मतलब है टेट्रा आयोडोथायरोनिन जिसको हम थायरोक्सिन भी बोलते हैं. सो लेट्स सी कि थायराइड ग्लैंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो हमारी बॉडी के पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को पूरी बॉडी को इन्फ्लुएंस करते हैं, पूरी बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज थायराइड हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है BMR जिसको हम बोल सकते हैं उसको मेंटेन करते हैं. तो थायराइड हार्मोन्स की एक्सेस या थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी जो है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है. सो वी नीड थायराइड हार्मोन्स इन एडिक्वेट अमाउंट in order to have a proper functioning of whole of our body. So let's see कि थायराइड ग्लैंड जो है वो ये थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 कैसे सिंथेसाइज करता है. थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की जरूरत पड़ती है. द ग्लैंड नीड्स आयोडीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स. आयोडीन की अगर हम बात करें तो रफली एक हफ्ते में 1 वीक में जस्ट 1 मिलीग्राम ऑफ आयोडीन इज सफिशिएंट फॉर द एडिक्वेट सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन्स. और इसीलिए जो हमारा कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट है उसमें हम 1 लाख पार्ट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट में हम 1 पार्ट ऐड करते हैं सोडियम आयोडाइड का. So the common salt is iodized by 1 part of sodium iodide to 1 lakh parts of sodium chloride. तो इतने से 1 मिलीग्राम पर वीक के हिसाब से हमारी आयोडीन की रिक्वायरमेंट जो है विद रिस्पेक्ट टू द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स सफिशिएंट या फुलफिल हो जाती है. तो अब ये जो आयोडीन है ये आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या GIT से एब्जॉर्ब होएगी इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइड. So iodine gets absorbed from the gastrointestinal tract in the form of iodide. अब ये जो आयोडाइड है so let's say कि ये आपका ब्लड स्ट्रीम है या ब्लड है, प्लाज्मा है और ये आपके थायराइड ग्लैंड का फॉलिकुलर सेल है जिसकी के लाइनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंड. तो नॉर्मली ये जो सेल्स की लाइनिंग है ये क्यूबॉइडल है. अगर ग्लैंड बहुत एक्टिव है द सेल्स विल बी कोलमनर इन शेप और अगर ग्लैंड की एक्टिविटी कम है देन द सेल्स वुड बी लो क्यूबॉइडल. सो अब ये आयोडाइड की फॉर्म में ब्लड से सबसे पहले थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल के अंदर जाएगा तभी थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस होगी. तो ये जो पहला स्टेप है जिससे आयोडाइड ब्लड स्ट्रीम से थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल्स में जाता है इसको हम बोलते हैं आयोडाइड ट्रैपिंग. सो दिस इज कॉल्ड आयोडाइड ट्रैपिंग. और ये जो आयोडाइड की ट्रैपिंग है ये भी एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है विच इज कपल्ड विद सोडियम आयोडाइड को ट्रांसपोर्टर एंड दिस इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो इसमें भी एनर्जी लगेगी, एनर्जी यूटिलाइज होगी कपल्ड विद सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, राइट. सो इंजेस्टेड जो आयोडीन है वो आयोडाइड की फॉर्म में थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल्स के अंदर चली गई यानी कि ट्रैप हो गई थ्रू द बेसल पार्ट ऑफ द फॉलिकुलर सेल. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है. तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो आयोडाइड
ट्रैप होके थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल के अंदर चली गई, तो इस आयोडाइड को हम ऑक्सीडाइज करेंगे। तो सेकंड स्टेप जो है थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस का, उसमें क्या है कि द आयोडाइड व्हिच हैज बीन ट्रैप्ड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, दिस विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू नेसेंट आयोडीन। तो दिस विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू नेसेंट आयोडीन। और इस स्टेप को करने के लिए जो एंजाइम लगता है दैट इज पर ऑक्सीडेज along with hydrogen peroxide. So the enzyme peroxidase along with hydrogen peroxide is going to oxidize the trapped iodide into nascent iodine. ठीक है। और ये जो एंजाइम है ये अब फॉलिकुलर सेल की एपिकल मेम्ब्रेन में होता है। तो ये सभी पर एमसीक्यूज आ सकते हैं। So the location of the peroxidase enzyme is in the apical part of the follicular cell. Right? अब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ये जो आयोडीन है, ये जैसे कि आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल्स के अंदर जो मेन मटेरियल है वो है कोलॉइड। तो ये जो कोलॉइड है दिस इज रिच इन थायरोग्लोबुलिन, दिस इज रिच इन थायरोग्लोबुलिन, जो कि एक्चुअली में एक ग्लाइकोप्रोटीन है। तो जिसके वन मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल ऑफ थायरोग्लोबुलिन इट कंटेन्स 70 टायरोसिन अमीनो एसिड्स, right? So one molecule of thyroglobulin, which is a glycoprotein, it contains 70 molecules of tyrosine amino acids. अब तीसरा स्टेप क्या है कि ये जो ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन है in the form of nascent iodine, तो this is going to combine with the tyrosine amino acids, which is a part of thyroglobulin. तो इस तीसरे स्टेप को हम बोलते हैं ऑर्गेनिफिकेशन। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन, राइट। तो थायरोग्लोबुलिन की ऑर्गेनिफिकेशन होगी, यानी कि जो नेसेंट आयोडीन है दैट इज गोइंग टू कंबाइन विद टायरोसिन अमीनो एसिड्स, और इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है दैट इज कॉल्ड आयोडीनेस। इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है दैट इज कॉल्ड आयोडीनेस। बस दैट्स इट। सो टायरोसिन जो अमीनो एसिड्स हैं उन्होंने ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन किया विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम आयोडीनेज, और इससे हमारे पास बन जाएगा मोनो आयोडोटायरोसिन, जिसके साथ एक और आयोडीन मिलके बन जाएगा डाई आयोडोटायरोसिन। अब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर बनाएंगे ट्राई आयोडोटायरोसिन या थायरोनिन दैट इज T3, और सिमिलरली टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन या T4। अब ये दोनों जो हार्मोन्स हैं वो थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल के अंदर जो कोलॉइड है, तो दे विल रिमेन अ पार्ट ऑफ थायरोग्लोबुलिन। So therefore the thyroid hormones which have been synthesized in the follicular cell, they remain a part of thyroglobulin molecule। और जब भी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी या कांस्टेंट रेट पे ये जो थायराइड हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल से ब्लड में रिलीज होते रहेंगे। और जो बाकी मोनो आयोडो और डाई आयोडो फॉर्म्स हैं उन पे फर्दर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं डी आयोडीनेज। तो ये डी आयोडीनेज एंजाइम से जो आयोडीन है वो मोनो और डाई आयोडो फॉर्म से रिलीज हो जाएगी टू बी रीयूटिलाइज्ड अगेन इन द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। अब अगर हम एक टाइम पे देखें तो आप देखोगे कि एट एनी पर्टिकुलर टाइम अगर थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल की बात करें तो ओनली 3/4 जो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है, तो 3/4 ऑफ द थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल उसमें जो आयोडीनेटेड फॉर्म्स हैं वो मोनो और डाई फॉर्म्स में होती हैं। So only 1/4 of the thyroglobulin molecule is actually comprising of the thyroid hormones, that is T3 and T4. So at any given point 3/4 of thyroglobulin will comprise of the mono and the diiodo forms, and only 1/4 of the thyroglobulin molecule comprises of the functionally important thyroid hormones, right? अब next step क्या है कि ये जो thyroid hormones हैं, ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं, सो वंस दे हैव बीन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द ग्लैंड नेचुरली ये ब्लड में जाएंगे। तो ब्लड में जाके ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं ये प्लाज्मा प्रोटीन्स से बाइंड करेंगे। द हार्मोन्स आर गोइंग टू बाइंड विद प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स में हमारे पास 3 तरह के प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। एक है एल्ब्यूमिन, एक है प्री एल्ब्यूमिन जिसको हम ट्रांस थायराइटिन भी बोलते हैं। एल्ब्यूमिन
प्री एल्ब्यूमिन या ट्रांसथायराइडिन, और तीसरा है थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। तो अब 99% से भी ज़्यादा जो ये थायराइड हार्मोन्स हैं ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड फॉर्म में रहते हैं। अब इसमें क्या है कि जो ग्लैंड से हार्मोन निकलता है तो अराउंड 93% ऑफ द हार्मोन विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, दैट इज T4, एंड ओनली 7% ऑफ द हार्मोन विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द ग्लैंड इज T3, राइट। अब T4 जो है वो मोस्टली कंबाइन करता है विद ग्लोबुलिन, यानी कि थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, और बाकी अमाउंट इसकी कंबाइन करती है विद एल्ब्यूमिन या बाउंड करती है विद एल्ब्यूमिन। वेराज अगर T3 की बात करें तो T3 अराउंड 50-55% कंबाइन करता है विद एल्ब्यूमिन। सो मोस्ट ऑफ द T4 इज बाउंड टू थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एंड मोस्ट ऑफ द T3 इज बाउंड टू एल्ब्यूमिन। अगर हम वैसे बात करें तो T4 की जो मैक्सिमम बाइंडिंग कैपेसिटी है T4 की, दैट इज ऑफ एल्ब्यूमिन, बट जो मैक्सिमम अफिनिटी है T4 की, दैट इज विद globulin, right? So the maximum affinity of T4 is with globulin, whereas the maximum capacity of binding of T4 is that of albumin, right? So we'll be continuing our discussion in the remaining part 2. Yeah, please stay tuned.